नमस्कार, मैं हूं अशोक पटवा और आज हम इतिहास के महाकुंभ के भाग 2 में देखेंगे 1757 से लेकर 1800 1757 से 1800 के बीच की वो सारी की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट जो एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप भाग 1 में देख चुके होंगे 1700 टू 1756 मतलब 1700 से 1756 की सारी प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आज हम 56 के बाद शुरू करेंगे और 1756 के बाद शुरू करने का मतलब है कि प्लासी के युद्ध से शुरू होना। और हम देखते हैं 1757 में 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। कब? 23 जून। ये प्लासी नाम की जगह कहाँ पर पड़ेगी? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी के किनारे पर। ये भागीरथी नदी गंगा को बंगाल के इस हिस्से में भागीरथी ही कहा जाता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इस युद्ध का कारण, जैसा कि आप भाग 1 में देख चुके होंगे, ब्लैक होल की दुर्घटना 1756। याद करिए, पिछली क्लास में मैं बता चुका था कि 20 जून से 23 जून 1756 में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी और उसमें 146 अंग्रेज कैदियों को बंदी बनाकर या दम घुटकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी को बहाना बनाकर अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया और इस आक्रमण का नेतृत्व दिया गया लॉर्ड क्लाइव के हाथों में। और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सेना पहुंच गई प्लासी के मैदान में 1757 में। एक और लॉर्ड क्लाइव की सेना और दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? समय का सदुपयोग करके उसने सिराजुद्दौला के जितने भी प्रमुख अधिकारी, प्रमुख सेनापति, सबको रिश्वत दे देकर अपनी ओर पहले से शामिल कर लिया था। तो कहने का मतलब प्लासी के युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। देखा जाए तो प्लासी का युद्ध था ही नहीं, बल्कि ये एक व्यापारिक सौदा था, एक डीलिंग थी। और इस डीलिंग में बंगाल के नवाब के अधिकारियों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। जो भी हो, प्लासी के युद्ध से ही भारत में उस गुलामी की रात की शुरुआत होती है, जिस रात की सुबह 15 अगस्त 1947 को मानी गई है। और जैसा कि साजिश या षड्यंत्र हुआ कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद अगला नवाब बना दिया गया मीर जाफ़र को। ये मीर जाफ़र कौन था? ये सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति तो था ही था, साथ में इकलौता दामाद भी था सिराजुद्दौला का। और इसने अपने ससुर के खिलाफ षड्यंत्र किया, जबकि यह तय था कि सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद अगला नवाब मीर जाफ़र ही बनेगा, क्योंकि इकलौता दामाद था। लेकिन इससे धैर्य नहीं रहा गया, मतलब अंग्रेजों के साथ सेटिंग करके अपने ससुर के खिलाफ षड्यंत्र किया और फिर बंगाल का अगला नवाब बनने में सफल हो गया। तो ये घटना थी 1757 की, प्लासी का युद्ध। ठीक है, हम देखें अगली घटना है 1759 और 1759 की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध क्या था? भारत में बहुत सारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां काम कर रही थीं। तो इन यूरोपीय कंपनियों में भारत से कौन ज़्यादा व्यापार करेगा, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मनमुटाव कह सकते हैं। और इसी मनमुटाव के चलते क्या हुआ कि इन सारी यूरोपीय कंपनियों में आपस में युद्ध होने चालू हो गए। और इन्हीं आपसी युद्धों में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक के बाद एक करके सारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से हरा कर बाहर कर दिया। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया? डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया, डचों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से डचों को हमेशा के लिए बाहर कर दिया। और इस युद्ध के बाद डच भारत की ओर ध्यान देना छोड़ इंडोनेशिया, मलेशिया इस ओर ध्यान देने लग गए। बहरहाल 1759 बेदरा का युद्ध। और दूसरी ओर हम देखें आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह, इसकी हत्या हो गई और इसकी हत्या होने के बाद अगला मुगल बादशाह बना शाह आलम द्वितीय। और ये शाह आलम द्वितीय की दो खास बात आप जरूर याद रखिएगा। पहला ये
कि औरंगजेब के बाद के जो भी मुगल शासक हुए उनमें सबसे लंबा शासनकाल, औरंगजेब के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किस मुगल बादशाह का था? तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय का था। और दूसरी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि मुगल बादशाहों में किसने सबसे पहले अंग्रेज़ों की पेंशन को स्वीकार किया? कौन था वो? शाह आलम द्वितीय, पहला मुगल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों के पेंशन को स्वीकार कर लिया था। तो याद रखिएगा, कब गद्दी पर बैठा? 1759 में। इसके बाद हम देखें, अगला वर्ष है 1760, 1760। और 1760 में क्या हुआ? 1760 में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। ये वांडीवास का युद्ध, जी हाँ, इस समय तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था। किनके बीच में? अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। इसी कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ। ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है कि इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत से उनका पूरा व्यापार चौपट कर दिया, समाप्त कर दिया, उनको भारत से बाहर कर दिया। कहने का मतलब, वांडीवास युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारतीय व्यापार के ऊपर एकाधिकार स्थापित हो गया, मोनोपोली स्थापित हो गई। ठीक है। और हम देखें वांडीवास के बाद क्या हुआ? मीर कासिम। हम देखते हैं बंगाल में एक और परिवर्तन हुआ कि मीर जाफर के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और मीर जाफर को गद्दी से हटाकर 1760 में मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया गया। ये मीर कासिम कौन था? ये मीर कासिम भी मीर जाफर का मुख्य सेनापति था और ठीक उसी की तरह मीर जाफर का इकलौता दामाद भी था। कहने का मतलब ये है कि मीर जाफर ने जैसा षड्यंत्र अपने ससुर के खिलाफ किया, बिल्कुल वैसा ही षड्यंत्र उसके दामाद मीर कासिम ने उसके खिलाफ किया। बस अंतर ये है कि सिराजुद्दौला की हत्या करनी पड़ी, मीर जाफर की हत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसको गद्दी से हटाया गया तो चुपचाप उसने गद्दी छोड़ने में ही भलाई समझी और अगला बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर कासिम बन गया 1760 में। ठीक है। हम देखते हैं अगला वर्ष कौन सा? 1761। और 1761 में बहुत प्रसिद्ध घटना है पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए, पानीपत में 3 युद्ध हुए और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हुए। पहला युद्ध हुआ कब? 1526 में, 1526 में। और इस प्रथम पानीपत के युद्ध से भारत में महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि भारत में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुई। दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1556 में। और इस दूसरे युद्ध का परिणाम क्या निकला कि भारत में मुगल वंश वास्तविक रूप से स्थापित हुआ, अकबर के द्वारा जीता गया था। और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में। ये किसके किसके बीच लड़ा गया? तो आपको मालूम ही होगा कि ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा राज्य के बीच लड़ा गया। क्यों लड़ा गया? हम देखते हैं मराठा साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था। कब से? पिछले भाग में हम देख चुके थे कि बाजीराव प्रथम के समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के राज्य तक पहुंच गया था। और दोनों राज्यों में, मतलब अब्दाली के राज्य और मराठा राज्य, दोनों राज्यों में आए दिन सीमा को लेकर संघर्ष, छोटे मोटे युद्ध होते ही रहते थे। तो इसी सीमा संबंधी विवाद का निपटारा करने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के ऊपर आक्रमण किया, जिसका परिणाम था पानीपत का तीसरा युद्ध। और इस तीसरे युद्ध में मराठे बहुत बुरी तरह पराजित हुए। इतनी बुरी तरह पराजित हुए कि उनके सारे प्रमुख सेनापति, जो भी उनके सैनिक योद्धा थे, इस युद्ध में न केवल पराजित हुए बल्कि मारे भी गए। हम ये कह सकते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति हमेशा के लिए कमज़ोर हो गई। इसके बाद वो दोबारा मजबूत हो ही नहीं पाए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मुगलों के समाप्त होने के बाद भारत के अगले शासक कौन होंगे? मराठे दावा कर रहे थे कि हम होंगे, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों के इस दावे को चकनाचूर कर दिया, इस सपने को बिल्कुल समाप्त कर दिया। भारत के अगले शासक मराठे नहीं होंगे, ये तय कर दिया पानीपत के तीसरे युद्ध में। इसी प्रकार हम देखें, जब ये पानीपत का तीसरा युद्ध के पराजय की खबर पेशवा बालाजी बाजीराव तक पहुंची, तो वो भी इस खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
उनको इतना सदमा लगा कि उनको हार्ट अटैक आ गया और ऑन द स्पॉट उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो अगले पेशवा कौन बने? माधव राव। इन्होंने मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और हम देखते हैं 1761 में ही हैदर अली नवाब बना, मतलब दक्षिण भारत में एक नई शक्ति का उदय, मैसूर राज्य का नवाब हैदर अली बना। और इसी प्रकार हम देखते हैं अवध में सुजाउद्दौला नवाब बना। तो इस तरीके से हम देखते हैं भारत के अलग अलग हिस्से में शक्तिशाली नेतृत्व उभर रहा था 1761 में। ठीक है, अगला वर्ष हम देखते हैं 1764। और 1764 में क्या हुआ? सभी को मालूम है, बक्सर का युद्ध हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि भाई प्लासी के युद्ध से भारत में गुलामी की शुरुआत हुई, तो ये जो निर्णय हुआ प्लासी के युद्ध का, उस निर्णय पर पक्की मुहर लगाने का काम किसने किया? बक्सर के युद्ध ने किया। मतलब कि भारत अंग्रेजों का ही गुलाम बनेगा, ये निर्णय कर दिया था बक्सर के युद्ध ने। तो बहरहाल बक्सर का युद्ध याद रखिएगा किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया। एक और 3 बड़े बड़े भारतीय राजाओं की सेना। 3 बड़े बड़े भारतीय राजा कौन? एक और मीर कासिम बंगाल का नवाब, दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो तीनों बड़े बड़े भारतीय राजाओं की बड़ी बड़ी सेना, और सामने कौन सा? अंग्रेजों की एक छोटी सी सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो। और एक छोटी सी अंग्रेजों की सेना ने भारत के 3 बड़े बड़े भारतीय राजाओं को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया बक्सर के मैदान में। अब सवाल उठता है बक्सर का युद्ध हुआ क्यों था? तो हम देखते हैं मीर कासिम की योग्यता के कारण। हमको मालूम है कि 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। अंग्रेज सोचे कि ये भी मीर जाफर की तरह कठपुतली होगा, लेकिन इसकी योग्यताएं अंग्रेजों को चुभने लगी थी। खासकर प्रशासनिक योग्यताएं, अच्छे निर्णय ले रहा था। तो अंग्रेज अच्छा निर्णय वाला राजा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे काम चलाओ हो, बस लूटे इसको और चला जाए। मीर कासिम ने क्या किया? दस्तक का प्रश्न उठाया। ये दस्तक को याद रखिएगा कि दस्तक क्या था। तो याद रखिएगा दस्तक, ये जो दस्तक है इसको याद रखिएगा अच्छे से। और ये जो दस्तक है ये एक्चुअल में अंग्रेज़ों को आप पिछली क्लास में देख चुके होंगे। 1717 का फरमान, 1717 का फरमान, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, उसमें क्या था? 3000 रुपया सालाना टैक्स के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में निःशुल्क व्यापार का फरमान दे दिया गया था। तो एक फरमान पत्र था दस्तक, जो सारे अंग्रेजों को मिला हुआ था, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हों चाहे कोई भी अंग्रेज हो, सबको एक पास मिलता था। पास, दस्तक मतलब पास। इस पास को दिखाते थे तो उनको भारत में कहीं भी किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती। क्या सीमा शुल्क, क्या चुंगी कर, कोई कर देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, मीर कासिम ने इसी दस्तक को लेकर क्वेश्चन मार्क किया। उसने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि भाई दस्तक आपका विशेष अधिकार है, मुगल बादशाह से मिला हुआ है, आप इसका उपयोग करिए, लेकिन आप इसका दुरुपयोग मत करिए। अंग्रेज दस्तक का उपयोग और दुरुपयोग दोनों करते। ये क्या करते? दस्तक को बेचने का भी काम करते थे। किसी अन्य देश से कोई मालवाहक जहाज जो है, माल भरा हुआ, उसमें भारत बेचने के लिए आ रहा है, तो उसको दस्तक बेच देते थे। मान लीजिए कि टैक्स का रेट 30% है, 100 रुपये के पीछे 30 रुपये टैक्स लगता है, तो ये क्या करते? 15 रुपये में उसको बेच देते। ठीक, अब उसको भी जहाँ 30 रुपये टैक्स देना है वहाँ 15 रुपये में काम चल गया, और अंग्रेजों को भी घर बैठे 15 रुपये मिल गए। तो भारत के राजाओं को क्या मिलता? 0। तो मीर कासिम ने इसी को क्वेश्चन मार्क उठाया कि भाई आप दस्तक का दुरुपयोग मत करिए, उपयोग करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। अंग्रेज नहीं माने, बल्कि वो आग बबूला हो गए। उन्होंने क्या किया? 1763 में मीर कासिम को गद्दी से हटा भी दिया, और उसके ससुर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम को मालूम था अंग्रेज ऐसा ही करेंगे, इसलिए मीर कासिम ने क्या किया कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ और उस समय के भारत के मुगल बादशाह शाह आलम के साथ और मीर कासिम, तीनों में समझौता हो गया कि तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करेंगे।
और उसी निर्णय का परिणाम था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ, और अंग्रेज इस युद्ध को जीत लिए और भारत को अपना गुलाम बनाने की शुरुआत कर बैठे। बहरहाल 1764 याद रहेगा सभी को। अगला हम देखें 1765, और 1765 में हम देखते हैं क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का दोबारा गवर्नर बनाया गया, और इसने क्या किया, बंगाल में आते साथ बंगाल में द्वैध शासन, दोहरा शासन लगा दिया। और ये जो दोहरा शासन था याद रखिएगा 1765 से लेकर 72 तक चला। 65 में याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव ने इसको लागू किया था, लेकिन 72 में इसको हटाने का काम किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि आगे चलकर गवर्नर बनेंगे बंगाल के। उन्होंने 72 में बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, और इस 65 से लेकर 72 के बीच में बंगाल को जी भर कर लूटा, बहुत लूटा गया। इसीलिए द्वैध शासन बदनाम है। किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। ठीक है, हम देखें अगला वर्ष कौन सा, 1767, और 1767 में क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हैदर अली जो कि मैसूर का राजा था और अंग्रेजों के बीच युद्ध चालू हो गया। कारण क्या था, कारण वही था जो बंगाल के नवाब से प्रॉब्लम थी अंग्रेजों को। बंगाल के नवाब की तरह हैदर अली ने भी अपने मैसूर राज्य में फ्रांसीसियों को प्रेफरेंस देना चालू कर दिया था। फ्रांसीसियों को प्रेफरेंस देने के कारण क्या हुआ, अंग्रेज नाराज हो गए और हैदर अली के खिलाफ षड्यंत्र करने लग गए। इवन अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली के खिलाफ हैदराबाद के निजाम को भी सेट कर लिया और मराठों को भी सेट कर लिया, और तीनों ने मिलकर हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया 1767 में। हैदर अली इतना शक्तिशाली था, आप उसकी शक्ति का अंदाज़ा लगाइए कि तीनों को अकेले हैदर अली ने इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित कर दिया। याद रखिएगा इस मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, मुनरो, हेक्टर मुनरो। कौन हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध वाला, इस बक्सर के युद्ध का जो सेनापति मुनरो, जिसने 3 बड़े बड़े भारतीय राजाओं की सेना को बड़ी आसानी से पराजित किया, उस मुनरो को हैदर अली ने बहुत बुरी तरह पराजित किया प्रथम मैसूर युद्ध में। इतनी बुरी तरह पराजित किया कि अंग्रेजों को अपमानजनक मद्रास संधि को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद हम अगला वर्ष देखें 1770, 1770, और 1770 की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई। देखिए वो युद्ध तो हार चुके थे, भारतीय क्षेत्र खो भी चुके थे, अब कोई प्रॉफिट था नहीं बल्कि घाटा ही घाटा था। तो 1770 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया डिक्लेयर हो गया, और जब दिवालिया हो गई तो इसको भंग भी कर दिया गया। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया या भंग कब हुई, 1770 में। सबसे बाद में बनी थी, जितने भी यूरोपीय कंपनियां हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उनमें सबसे पुरानी कौन सी है, पुर्तगालियों की ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड नंबर पे कौन सी थी, तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। उसके बाद थर्ड कौन थी, डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। और फ्रांसीसियों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1664 में। ठीक है, तो 1664 तो आप लगभग 100 साल ही चल पाई। 1770 में दिवालिया होने के कारण इसको भंग कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1770 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अगला वर्ष हम देखें 1772, और 72 में क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त डिक्लेयर कर दिया 1772 में। इसी प्रकार हम देखें कि 1772 में ही हम देखते हैं कि माधव राव जो कि पेशवा बने थे, उनका निधन हो गया, और उनके निधन के बाद अगले पेशवा बने नारायण राव। माधव राव के निधन के बाद बहुत जल्दी उनका निधन हो गया और अगले पेशवा बने नारायण राव। और हम इसी 1772 में देखते हैं राजा राम मोहन राय का भी जन्म हुआ। राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1772 से लेकर 1835 तक इनका जीवन काल रहा। तो 1772 में ही इनका जन्म हुआ था, ऐसा आप
जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला वर्ष देखें 1773 में। तो अगले पेशवा, जब नारायण राव की हत्या हो गई, माधवराव का निधन हुआ, अगले पेशवा कौन बने 72 में? नारायण राव। लेकिन नारायण राव की हत्या कर दी गई और हत्या होने का फ़ायदा उठाया उनके चाचा कौन? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिए मराठों का, तो अगले पेशवा बने रघुनाथ राव। और इसी समय क्या हुआ? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और अगले वर्ष 1774 में भारत में लागू भी कर दिया गया। और इसी एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट का परिणाम थी? रेगुलेटिंग एक्ट। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो उनका भी नाम आप लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, एलिजा इम्पे। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो अंग्रेजों के द्वारा इस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। अगले साल हम देखें 1774 में क्या हुआ कि रघुनाथ राव, इन्होंने क्या किया था? अपने भतीजे की हत्या किया था, नारायण राव की हत्या किया था, खुद को पेशवा बनाया था। इनके ऊपर हत्या का आरोप साबित हो गया और इस कारण रघुनाथ राव को गद्दी छोड़नी पड़ गई और पेशवा पद से हट गए। तब तक नारायण राव के पुत्र का जन्म भी हो चुका था। इस पुत्र का नाम था माधवराव नारायण राव। नवजात शिशु, इसी को अगला पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया। जब तक ये वयस्क ना हो जाए, जब तक ये समझदार ना हो जाए, तो इसलिए सपोर्ट करने के लिए काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल का नाम आप याद रखिएगा, बार भाई परिषद, याद रखिएगा। और इस बार भाई परिषद के जो मुखिया थे, सर्वे सर्वा थे, वो थे सखाराम बापू। तो सखाराम बापू के नेतृत्व में एक बार भाई काउंसिल, 12 लोगों की काउंसिल बनाई गई जो निर्णय लेने में माधवराव नारायण राव को सहयोग करती। तो याद रखिएगा, रघुनाथ राव को पेशवा पद से हटना पड़ा और अगले पेशवा बने माधवराव नारायण राव 1774 में। इसके बाद हम देखें 1776 और 1776 में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ये जो रघुनाथ राव थे, इनको पेशवा पद छोड़ना पड़ा। ये अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ करने लगे अपनी पेशवाई को फिर से वापस लेने के लिए। तो इसी सांठ-गांठ में क्या हुआ? अंग्रेजों को मौका मिल गया कि मराठों के आंतरिक मामले में इंटरफेयर करने का। उसी का परिणाम था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1782 में सालबाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो बहरहाल याद रखिएगा 1776 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद हम इधर आ जाएं तो हम देखें अगला 1780 और 1780 की प्रमुख घटना कौन सी है? तो याद रखिएगा इसी साल सिख राजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना किया। इनका जन्म 1780 में हुआ और इसी साल क्या हुआ? सेकेंड मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच चला। और इस युद्ध में क्या हुआ था? जैसा षड्यंत्र अंग्रेज हैदर अली के खिलाफ करते थे, बिल्कुल वैसे षड्यंत्र हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ किया। उसने क्या किया? हैदराबाद के निजाम को सेट कर लिया, मराठों को भी सेट कर लिया और तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। अंग्रेज हर जगह पराजित हो रहे थे, हर जगह। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि 82 में सालबाई की संधि हो गई, अंग्रेज हट गए, उधर निजाम को कुछ दे दिया गया, वो हट गए और हट क्या गया बल्कि अंग्रेजों की ओर चले गए। मतलब ये षड्यंत्र लेने का देना पड़ गया। जो हैदर अली के साथ थे वो अब हैदर अली के विरोध में आ गए और सब लोग मिलकर फिर, तो बहरहाल हम देखते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। और इसी द्वितीय मैसूर युद्ध में 1782 में 1782 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। पोर्टो नोवा के युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली पराजित तो हुआ ही, साथ में इस युद्ध में घायल भी हो गया और घायल होने के कारण ही उसका निधन हो गया। और 1782 में क्या हुआ कि निधन होने के कारण अगला नवाब हैदर अली के बाद मैसूर राज्य का कौन बना? तो याद रखिएगा 1782 में अगला नवाब बने कौन? टीपू सुल्तान। अगले नवाब बने
टीपू सुल्तान, ये सुल्तान जो नाम ये लगा हुआ है, ये सुल्तान पद नहीं है बल्कि उनका नाम का हिस्सा है। उन्होंने टाइटल बादशाह लिया था, तो उनका पूरा नाम क्या होगा, बादशाह टीपू सुल्तान। और इन्होंने युद्ध को जारी रखा 1782 से लेकर 1782 से लेकर 84 तक जारी रखा, और मैंगलोर की संधि के द्वारा फिर समाप्त हुआ ये युद्ध। बहरहाल हम 1782 में आ जाए, तो 1782 में आने के पहले हम 1780 में देखें तो मैसूर युद्ध की बात हो रही थी, और 1780 की बहुत महत्वपूर्ण घटना है बंगाल गजट। आपको मालूम होगा भारत में पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में, और इसके संपादक कौन थे, जेम्स अगस्टस हिक्की। और जेम्स अगस्टस हिक्की को इसी कारण भारत में पत्रकारिता का जनक भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे माना गया है, जेम्स अगस्टस हिक्की को माना गया। इन्होंने भारत में पहली बार न्यूज़पेपर चालू किया, जिस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गजट। कब, तो याद रखिएगा 1780 में। ठीक है, हम देखें 1782 की बात हो रही थी। टीपू सुल्तान के बारे में बता चुका हूँ कि ये मैसूर का नवाब बना, और 1782 में सालबाई संधि भी हुई, और इसी संधि से मराठे जो हैं इस युद्ध से अलग भी हो गए थे। मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन भी हुआ था। अगला वर्ष हम देखें 1784, और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट भारत में लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, तो देखिएगा, याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। आप अच्छी तरह याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कौन से एक्ट का परिणाम था, कौन से एक्ट का परिणाम था, पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में लागू हुआ था। और इसी एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके माध्यम से भारतीय मामलों में निर्णय लेने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, अगला वर्ष हम देखें 1785, और 1785 की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि वारेन हेस्टिंग्स अपने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया और वापस ब्रिटेन चला गया। एक और महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं, शाह आलम द्वितीय, जो कि बेचारा कभी इलाहाबाद चला जा, मतलब बहुत ही कमज़ोर मुगल बादशाह था, दिल्ली की गद्दी में बैठता, इसके खिलाफ षड्यंत्र, तो ये भाग के कभी इलाहाबाद कभी कलकत्ता। तो ये महादजी सिंधिया ने इसकी मदद किया, और महादजी सिंधिया की मदद से शाह आलम दिल्ली की गद्दी में दोबारा बैठे, मतलब दिल्ली में आकर दोबारा विराजमान हुए। महादजी सिंधिया, जिन्होंने सिंधिया वंश को मजबूत किया था। कब की बात है ये, तो याद रखिएगा 1785 की बात है। ठीक है, अगला वर्ष हम देखें 1786, और इसी वर्ष कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बना। और कॉर्नवालिस के बारे में आपको बता दूं कि ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1776 को आज़ाद हुआ। तो अमेरिकी वर्सेस अंग्रेज युद्ध हो रहा था वहाँ पर, वहाँ के अमेरिकी लोग युद्ध कर रहे थे, तो उनके खिलाफ अंग्रेजी सेनापति के रूप में कॉर्नवालिस भी अमेरिका गया था, और अमेरिकियों ने इसको पराजित करके बंदी भी बना लिया था। बहरहाल इसको भारत का गवर्नर बनाया गया, और पहली बार जब ये गवर्नर कब से कब तक, 1786 से लेकर 1793 तक, दोबारा फिर से वापस जाने के बाद दोबारा फिर से 1805 में दोबारा गवर्नर बन के आया भारत में। 1805 में दोबारा भारत में गवर्नर बनकर आया, लेकिन दुर्भाग्य से इसी समय में इसका निधन हो गया। 1805 में इसका निधन हो गया, और इसकी समाधि कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में इस कॉर्नवालिस की समाधि है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी गवर्नर जनरल हैं हुए, उनमें से एकमात्र कॉर्नवालिस है जिसकी समाधि भारत में है। कहाँ पर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कॉर्नवालिस बहुत प्रसिद्ध हुए, किस लिए, क्योंकि इनको नागरिक सेवा का जनक कहा गया। इन्हीं के समय से पढ़े लिखे भारतीयों को सरकारी नौकरियां दी जानी चालू की गई। तो नागरिक सेवा का जनक इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया। और एक कारण, इन्हीं के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भारत में लागू की गई। ये लगान वसूली करने का एक सिस्टम था, पूरे भारत में लगान वसूली करने का 3 सिस्टम था, स्थायी बंदोबस्त,
महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो स्थायी बंदोबस्त किसकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने, कॉर्नवालिस कोड 1793 में इन्होंने चालू किया था। ये कॉर्नवालिस कोड क्या है? देखिए उस समय तो कानून की कोई बुक थी नहीं, इंडियन पेनल कोड वगैरह कुछ भी नहीं था। तो भारत में न्यायालय तो बन गया, लेकिन किस आधार पे वो निर्णय करेंगे? तो कानून का मोटा मोटा स्वरूप तैयार किया गया कि ऐसा होना चाहिए वैसा। तो इसी मोटे मोटे स्वरूप को, कानून के कुछ प्रमुख प्रमुख पॉइंट को कलेक्ट किया गया और उन्हीं को नाम दिया गया कॉर्नवालिस कोड। आप याद रखिएगा 1793। ठीक है। तो इन सब कारणों से कॉर्नवालिस का शासन बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद हम अगला वर्ष देखें कौन सा? 1788। और 1788 इसलिए फेमस है कि वारेन हेस्टिंग्स जो वापस ब्रिटेन गया, उसके ऊपर वहाँ की पार्लियामेंट में महाअभियोग लगाया गया, इम्पीचमेंट चलाया गया। भारत में जितने भी गवर्नर हुए उनमें से एकमात्र वारेन हेस्टिंग्स है जिसके ऊपर वहाँ की संसद के द्वारा महाअभियोग लगाया गया। आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाअभियोग क्यों लगाया गया, कारण क्या था? तो कारण था भ्रष्टाचार का आरोप, खूब रिश्वतखोरी किया था वारेन हेस्टिंग्स, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा था और इसी कारण उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। और ये महाभियोग चला कब से कब तक? 1788 से लेकर 1795 तक। लेकिन ये आरोप साबित नहीं हो पाया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। याद रहेगा सभी को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना दिल्ली में घटी कि शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली का कमज़ोर मुगल बादशाह था, डर के मारे भागता फिरता रहता था, तो महादजी सिंधिया के सहयोग से दिल्ली की गद्दी में तो बैठ गया। महादजी सिंधिया हमेशा उसकी रखवाली तो करेंगे नहीं, वापस आ गया ग्वालियर। मौका मिल गया रुहेलखंड के शासक, रुहेलखंड के नवाब गुलाम कादिर रोहिला को, और उसने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह शाह आलम की आंखें निकलवा दिया, अंधा बना दिया। आगे चलकर फिर से महादजी सिंधिया ने शाह आलम को फिर से गद्दी पर बैठाया। तो ऐसा भी हुआ, बेचारे शाह आलम के साथ दुर्गति कर दिए थे इसके क्षेत्रीय शासक लोग। बहरहाल तो ये घटना भी याद रखिएगा। अगला हम देखें 1790। और 1790 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इस तीसरे युद्ध में अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के कारण टीपू सुल्तान की शक्ति बिल्कुल ही समाप्त हो गई। उसके आधे से भी ज़्यादा राज्य अंग्रेज, निजाम और मराठों ने आपस में बांट लिया। तो याद रखिएगा तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से चालू हुआ और 1792 तक चला। कौन सी संधि से समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम संधि। याद रखिएगा टीपू की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला वर्ष हम देखें 1790 के बाद 1793 स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था देश में लागू हो गई। देश में कहाँ? मतलब पूरे भारत में तो नहीं, लेकिन भारत के 19% हिस्से में। याद रखिएगा कितने प्रतिशत हिस्से में लागू थी? 19%, मात्र 19% हिस्से में। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, आज के जो हैं इस एरिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त लागू हुई। जो 3 प्रकार की लगान की व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में कौन सी लागू थी? तो आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू थी कौन सी? रैयतवाड़ी। भारत, उस ज़माने के भारत के 51% हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, 19% हिस्से में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया और 30% हिस्से में महालवाड़ी को लागू किया गया। तो 1793 का वर्ष स्थायी बंदोबस्त के लिए फेमस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस वापस ब्रिटेन चले गए और उनके बदले में अगले गवर्नर बनकर आए कौन? सर जॉन शोर। ठीक है। इसके बाद हम अगला वर्ष देखें 1794 महादजी सिंधिया का निधन हो गया और अगले साल 1795 में हम देखें अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया और अगले साल 1796 में हम देखें माधवराव नारायण राव पेशवा जो थे उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ठीक है। कहने का मतलब ये प्रमुख मराठे नेता थे, कहने का शक्तिशाली लोग थे मराठों में, जो मराठों को फिर से मजबूत कर रहे थे। एकाएक इनका निधन हुआ, एकाएक। देख रहे हैं आप,
94 में महाजी सिंधिया का, 95 में अहिल्याबाई होलकर का, 96 में पेशवा ने आत्महत्या कर लिया। आगे चलकर हम देखेंगे 1800 में 1800 में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। तो एकाएक शक्तिशाली मराठा नेताओं का निधन होना, ये भी मराठों को दोबारा से कमज़ोर कर दिया। बहरहाल याद रखिएगा इन सबको। इसके बाद हम देखें 1798, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत में गवर्नर जनरल बनाकर लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया, और लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आते साथ एक नया सिस्टम लाया था, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली क्यों लेकर आया था? ताकि टीपू सुल्तान इसको स्वीकार कर ले, और इस संधि को स्वीकार करने का मतलब था कि अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करना। याद रखिए, टीपू सुल्तान ने इस संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार करने से अच्छा लड़ते हुए मारा जाना टीपू सुल्तान ने स्वीकार कर लिया। तो याद रखिएगा, सहायक संधि लेकर कौन आया था? वेलेस्ली। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि पहला भारतीय राज्य या राजा कौन था जिसने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद तो भारतीय राजाओं की लाइन लग गई। अवध भी, ये भी, वो भी, सारे के सारे लगभग जितने भी बड़े बड़े भारतीय राज्य थे, उन्होंने सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करके अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार कर लिया। लेकिन टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया, और उसी का परिणाम क्या निकला? चौथा और अंतिम मैसूर युद्ध हुआ। और इस चौथे और अंतिम मैसूर युद्ध के पीछे की भूमिका बताऊं? इसके पीछे कारण था नेपोलियन। एक्चुअल में क्या हुआ, टीपू सुल्तान फ्रांस के राजा नेपोलियन, जिसको महान भी कहा गया, उसके साथ पत्र व्यवहार किया, और पत्र के माध्यम से षड्यंत्र किया कि क्यों ना चलो संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के खिलाफ हम अभियान करते हैं। आप उत्तर से आक्रमण करना अंग्रेज़ों के ऊपर भारत में, और मैं दक्षिण से करूँगा। ठीक है, नेपोलियन भी राजी हो गया, और वो फ्रांस से निकल पड़ा। फ्रांस से निकल के मिस्र में गया। मिस्र में भी अंग्रेजी राज्य था, और उसने मिस्र पे आक्रमण करके अंग्रेजी राज्य को समाप्त किया और मिस्र के ऊपर अधिकार कर लिया। इसी समय याद करें, पिरामिडों की खोज, स्फिंक्स की खोज, मिस्र की सभ्यता की खोज नेपोलियन की देन है। फिर मिस्र को जीतने के बाद भारत की ओर आगे बढ़ना तो अरब के क्षेत्र में घुसना पड़ेगा, और अरब के क्षेत्र में घुसने के लिए बीच में नील नदी है, तो नील नदी को पार करना। नेपोलियन नील नदी में उतरा, और पार करने के लिए उस ज़माने में देखिए, थल सेना के मामले में नेपोलियन को अजेय माना जाता था, मतलब उसको पराजित करना असंभव था। बिल्कुल वैसे ही नौसेना के मामले में अंग्रेज़ों को पराजित करना असंभव था, और यही कारण है कि 1798 में नील नदी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने नेपोलियन की सेना को पराजित कर दिया, और नेपोलियन यहीं से वापस चला गया। और जब वापस गया तो इसी समय ये खुलासा हुआ कि टीपू सुल्तान ये सब साजिश का करता धरता है। तो इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली को भारत में भेजा गया कि जाओ टीपू सुल्तान को सहायक संधि के घेरे में लेकर आओ। टीपू सुल्तान ने नहीं माना, और उसी का परिणाम निकला कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में 1799 में देख रहे हैं मलावली का युद्ध, 1799 में मलावली का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया, और मैसूर राज्य को, जो वहाँ का पुराना राजवंश था आडियार वंश, उस वंश का एक बचा हुआ था कोई कृष्णराज, उसको दे दिया गया। छोटा सा बच्चा था, उसी को वहाँ का राजा अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया। अगला वर्ष 1800 और इसी वर्ष नाना फडणवीस का निधन हुआ, और मराठा शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई कि सिर्फ नाम मात्र के रह गए थे। तो इस तरह से हम देखें आज 1757 से लेकर 1800 ये वो समय था जब भारतीय राज्य एक एक करके अपनी कमजोरी के कारण अंग्रेज़ों के अधीन होते चले गए। तो इतिहास के महाकुंभ का भाग 2 आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी ने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।